अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, बी दिया है पोटेंशियल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सी दिया है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम एंड डी ऑप्शन दिया है डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी हमने सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने सब ये डिस्कस किया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट या मास पर डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट या मास पर डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेंसिव के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ा था, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी हमने किसमें पढ़ा था? इंटेंसिव में पढ़ा था। एक्सटेंसिव में हमने पढ़ा था क्या? वॉल्यूम, मास, जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जितनी भी आपकी एनर्जी वाली टर्म्स है, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी भी आपका एक्चुअल में एक्सटेंसिव में ही आते हैं, क्योंकि एंट्रोपी हमने कहा मास पर डे, जितना तुम मास ज्यादा लोगे पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इससे रैंडमनेस बढ़ जाएगी, जिससे एंट्रोपी भी हमारी एक्सटेंसिव का ही एक एग्जांपल होता है। और आपका एक्सटेंसिव को हमने ये भी बोला था कि एक्सटेंसिव हमारी एडिटिव नेचर की होती है, जितनी आप अमाउंट ज्यादा लेते हो उतना ही आपका क्या वो ज्यादा अमाउंट ऐड होती चली जाएगी और उसकी एंट्रोपी भी सिस्टम की बढ़ जाएगी। तभी हमारा पहला वाला ऑप्शन पर आते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। हमने तो क्या पढ़ा था? एक्सटेंसिव तो डिपेंड करती है मास पर, इसने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स है सारी की सारी आपकी एक्सटेंसिव का ही एग्जाम्पल है, और इसने भी यही बोला है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी क्यों करेक्ट नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि इंटेंसिव की डेफिनेशन ही यही होती है कि वे प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर या मास पर डिपेंड नहीं करती है वो हमारी इंटेंसिव कहलाती है, और ये कह रहा है डिपेंड करती है, तो इसलिए क्या है आपका? ये भी आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन, डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव, जबकि डेंसिटी तो हमारा इंटेंसिव होता है, डेंसिटी फिक्स होता है। आप चाहे वाटर 1 kg ले लो, 2 kg ले लो, 3 kg ले लो, वाटर की डेंसिटी फिक्स है। आपने पढ़ा था वाटर की डेंसिटी हमारा 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला कि 1 kg के लिए होती है या 2 kg के लिए होती है, 3 kg के लिए होती है, तो इसलिए क्या है वो हमारी क्या कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, ना कि एक्सटेंसिव, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं हम। In thermodynamics, a property is called extensive property if its value is additive. अगर इसकी वैल्यू एडिटिव होती है, which one of the following is not an extensive property? हमने अभी कहा था पीछे, जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना ही मास भी ज्यादा आएगा, तो मास है, और जो मास पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है, वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव कहलाती है। और ये हमने यही बोला कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना हमको, तो मास तो हमारा एक्सटेंसिव है, और हमें क्या, which of the following is नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं है, तो ऐसी कौन सी है? मास तो है, अमाउंट ज्यादा लोगे तो वॉल्यूम भी आएगा, तो वॉल्यूम भी है। हीट कैपेसिटी भी हमारा, क्योंकि जितना हीट कैपेसिटी एक्चुअल में, हीट कैपेसिटी को हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है dQ/dt। जब dt का वैल्यू 1 होता है, मतलब किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से या 1 केल्विन से इंक्रीज करें, तो तब जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा वही उसकी हीट कैपेसिटी कहलाता है। ये हमने क्या है एक हीट कैपेसिटी वाले लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो जरूर देखें, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए क्या, dt का वैल्यू 1 कर दें तो C का वैल्यू dQ के बराबर आएगा। तुम 1 kg वाटर लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री C से इंक्रीज करना है, और एक बार 2 kg वाटर लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री C से इंक्रीज करना है, तो जो 2 kg वाला है उसको ज्यादा टाइम तक हीट देना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा, तब जाकर उसका 1 डिग्री C टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये जो आपका हीट कैपेसिटी है C, वो कैसी प्रॉपर्टी है हमारी? वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए क्या है आपका हीट कैपेसिटी हमारा एक्सटेंसिव है, और इसने कहा कि नॉट एन एक्सटेंसिव, तो तीनों तो ये हमारे एक्सटेंसिव है। और जबकि स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि एक इंटेंसिव का एग्जांपल है। तो बस हमारा ऑप्शन सी यही हुआ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद
2012 वाले एग्जाम में एक पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमंग W क्या है हमारा वर्क है, Q हीट, U इंटरनल एनर्जी एंड S एंट्रोपी। इन चारों में हमें ये बताना है, गेट 2010 का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन स्टेट फंक्शन है और कौन पाथ फंक्शन है। हमने कहा था स्टेट फंक्शन वे फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यूज स्टेट पर डिपेंड करती हैं। इनिशियल स्टेट में कितना है, फाइनल स्टेट में कितना है, ये इस पर डिपेंड करते हैं। किस पाथ के थ्रू तुमने चेंजेस किया है उनमें ये उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हमने ये भी पढ़ा था, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स में, कि मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स जो आपके फंक्शंस होते हैं वो हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, W और Q को छोड़कर। W वर्क और Q हीट, ये हमारी क्या है, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से फंक्शंस हैं, ये हमारे पाथ फंक्शन है। इनकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, ये हमने पहले पीछे डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अब आते हैं, तो इसमें W पाथ और Q हीट, वो भी आपका क्या है पाथ, बाकी U और S हमारे स्टेट फंक्शन में। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ढूंढ लो आप। W एंड Q देखिए पाथ फंक्शन, बट U एंड S आर स्टेट फंक्शन। ऐसा जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है वो D ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हुआ, D हुआ। ये गेट 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट स्टेट फंक्शन इज, ये गेट का एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट नॉट ऑन द पाथ। हमने पीछे भी अभी स्टेट फंक्शन के बारे में बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज स्टेट पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड न करे, वही हमारे स्टेट फंक्शन है। तो ये भी वही बोल रहे हैं, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट नॉट ऑन द पाथ। हमें तो फॉल्स बताना था, ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकंड, ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन। बिल्कुल सही बात है ये हमारी, कि सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी स्टेट फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो फिर क्या इसने बोला, एज ए केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल एक एग्जाम्पल है हमारा स्टेट फंक्शन का। हमने स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में दो पढ़े थे, Q और W। बाकी उसके अलावा जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं हमारे, वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे जो भी जितने भी आपके थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए Q और W को छोड़कर बाकी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल भी स्टेट फंक्शन का ही एक एग्जांपल है। तो इसने कहा कि जैसे केमिकल पोटेंशियल सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। केमिकल पोटेंशियल तो स्टेट फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ये गलत हुआ। अगर मैं ये एज केमिकल पोटेंशियल इसमें नहीं डाला होता इसमें, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। और थर्ड C पर आते हैं, द स्टेट फंक्शन हैज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आपने अगर हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हुआ। D पे आते हैं, उसी में हमने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले केस में भी पढ़ा था कि साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी स्टेट फंक्शन का वो इक्वल टू 0 के आता है। तो ये D वाला ऑप्शन में भी हमारा ये ठीक हो गया। तो हमें तो फॉल्स बताना था, तो फॉल्स हमारा सिर्फ हमारा B हुआ। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं हम, मैच दी फॉलोइंग। इसमें P को हमने इसमें दिया है del U ओवर del S एट कॉन्स्टेंट V, और Q दिया है del U ओवर del V एट कॉन्स्टेंट S, R दिया है del G ओवर del P एट कॉन्स्टेंट T, और S दिया है del G बाई del TP। फर्स्ट A, सेकंड माइनस S, थर्ड T एंड फोर्थ P, फिफ्थ H और सिक्स आपका है वॉल्यूम V। ये वाला V आपका वॉल्यूम है, ये वाला V रोमन वाला 5 है। ओके, तो ये है H हमारा एंथैल्पी है, ये V वॉल्यूम है, ये माइनस का P मीन्स प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी, A फॉर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हैं। A ऑप्शंस P के साथ थर्ड, Q के साथ है मैच हो रहा है, होगा क्या 4, R के साथ 6, S के बाद S के लिए सेकंड, और B ऑप्शन में P थर्ड, Q फर्स्ट, R सेकंड, S फिफ्थ, C में P फर्स्ट, Q सेकंड, R फिफ्थ, S सेकंड, एंड D ऑप्शन में P फोर, Q थर्ड, R सिक्स एंड S फिफ्थ। ठीक है, ये हमारा गेट 2004 का क्वेश्चन है। इसको ये वाला रिलेशन लाने के लिए हमको मैक्स वाले
रिलेशन मैक्सवेल स्क्वायर का यूज करके, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का यूज करके थर्मोडायनेमिक रिलेशन लिखने पड़ेंगे। ये दो रिलेशन लाने के लिए हमारे पास डी का रिलेशन होना चाहिए। तो डी हमारा ये होता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाले लेक्चर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं देखा है तो आपने वो एक बार जरूर लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। तो डी वाला होता है डी इक्वल टू TdS माइनस PdV। अब हमें ये जो पहला वाला रिलेशन लाना है, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो हमने कर दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dV का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा, जिससे डेल यू, डी को हम डेल यू लिख देंगे जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो डेल यू एट कांस्टेंट V इक्वल्स टू T डेल एस एट कांस्टेंट V हो जाएगा। इस डेल एस एट कांस्टेंट V को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, दोनों का कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको यहाँ बाहर मेंशन कर देते हैं और सिर्फ हमारे पास T बच जाता है। तो डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट V इक्वल्स टू T आ गया, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट V इक्वल टू T के है, तो मैंने इसको ये कर दिया कि P का वैल्यू थर्ड वाले के साथ मैच कर रहा है, यानी कि T के साथ मैच कर रहा है। दूसरा वाला रिलेशन लाने के लिए कांस्टेंट S करना पड़ेगा, तो मैंने एट कांस्टेंट S किया, ds इक्वल टू 0 हो गया। इसी रिलेशन में ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और माइनस का PdV बच जाएगा du का वैल्यू, du एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू माइनस PdV एट कांस्टेंट S। इस वाले टर्म्स को भी इधर शिफ्ट किया, दोनों का कांस्टेंट S है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, डेल यू ओवर डेल V एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू माइनस का P। तो सेकंड वाले का माइनस P के इक्वल आ रहा है, मतलब Q का वैल्यू 4 के से साथ मैच कर रहा है। बाकी आगे के दोनों रिलेशन DG वाले हैं। तो DG इक्वल्स टू हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का यूज करके थर्मोडायनेमिक रिलेशन लिखा, DG इक्वल्स टू VdP माइनस SgT। कांस्टेंट S, ये वाला रिलेशन लाने के लिए कांस्टेंट T करना पड़ेगा, कांस्टेंट T किया, dt 0 हो गया। तो डेल G एट कांस्टेंट T इक्वल्स टू VD डेल P एट कांस्टेंट T हो गया, ओके। अभी इस वाले टर्म्स को भी इधर नीचे ले आते हैं, डेल G बाई डेल P एट कांस्टेंट T का वैल्यू वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ये है हमारा ये R का वैल्यू वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है, वॉल्यूम वाली टर्म्स किस में आ रही है 6 के साथ, तो यानी कि R का तो वैल्यू 6 के साथ मैच कर रहा है, R का वैल्यू 6 के साथ मैच कर रहा है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट डेल G बाई डेल T, यानी कि कांस्टेंट P वाला केस है। तो एट कांस्टेंट P पर dP 0 हो जाएगा, डेल G कांस्टेंट P पर किसके, जब हमारा कांस्टेंट P का केस का वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का SdT बचेगा, माइनस के S डेल T एट कांस्टेंट P हो जाएगा। तो डेल G, इस वाले टर्म्स को भी इधर नीचे शिफ्ट किया, डेल G बाई डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू माइनस S के आया। तो ये वाला टर्म कौन सा था, S का वैल्यू माइनस S के बराबर, मतलब सेकंड वाले के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमने कर दिया P का वैल्यू थर्ड के साथ वो लिख दिया, Q का वैल्यू 4 के साथ ये लिखा, R का वैल्यू 6 के साथ वो भी लिखा, और S का वैल्यू सेकंड के साथ वो लिखा। और ऐसा हमारा कौन से ऑप्शंस में है, ये P थर्ड, Q 4, R 6 एंड S सेकंड। तो ये इस तरह से हमारा ये ऑप्शंस हो गया, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चंस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज आर करेक्ट, del T by del V at constant S equals to del P by del S at constant V। B ऑप्शन है del T by del P at constant S equals to del V by del S at constant P। और C ऑप्शन है del S by del V at constant T equal to del P by del T at constant V। और D ऑप्शन है del S by del P at constant T equal to del V by del T at constant P। ये क्वेश्चन IIT JAM 2015 का क्वेश्चन है, 2015, और MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारे करेक्ट होते हैं। ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, और 2 मार्क्स जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अभी इसके सॉल्यूशंस पर आते हैं। ये हमारा, इनको देखकर ही हमको पता चलता है कि इस तरह से तो हमारा मैक्सवेल जो आपके रिलेशंस होते हैं वो होते हैं। तो हमने फिर वही आपका, अगर मैक्सवेल रिलेशंस के लिए हम वो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाते हैं। मैक्सवेल रिलेशन हमने पहले पीछे एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उस लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तभी उसमें हमने क्या था कि क्या है, यहाँ पर देखो पहला मैक्सवेल रिलेशन T बाई V की फॉर्म में है, तो डेल T बाई डेल V कैसे आएगा, ये वाला केस हुआ, डेल T बाई डेल V ये लिखा हमने, डेल T बाई डेल V। इस वाले टर्म्स में जो ऊपर वाली टर्म्स होती है उससे हम एरो को देखते हैं, वो T क्या है आपका T से एरो की ओर आ रहा है, जिसकी ओर एरो आता है तो हम वहां पे माइनस का साइन लगाते हैं, अगर एरो दूर जाता है तो हम वहां पे प्लस का साइन लगाते हैं। और इस ऊपर वाली टर्म से देखते हैं हम एरो उसके पास आ रहा है या दूर जा रहा है, दूसरा किसकी ओर जा रहा है, अगर एरो दूर जा रहा है तो
या कहां से आ रहा है, अगर एरोस की ओर आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर डेल टी बाई डेल वी लिखा हमने, ऊपर वाली टर्म थी हमारा टी से एरोस की ओर आ रहा था, माइनस का साइन लगाया, एस से आ रहा था तो एस को यहाँ कांस्टेंट बनाया। इसके जस्ट अपोजिट साइड जाते हैं, टी बाई वी वाली साइड ये थी, इसके जस्ट अपोजिट साइड ऐसे ही जाएंगे, यहाँ पर टी बाई वी किया तो यहाँ पर हम पी बाई एस करेंगे, तो इक्वल टू डेल पी बाई डेल एस। इस वाली टर्म्स में भी ऊपर वाली टर्म पी है, प्रेशर वाली टर्म से एरो दूर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन को हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि प्लस को तो चाहे लिखो या ना लिखो। एट एक और कांस्टेंट हम ऊपर वाली टर्म से देखते हैं, ऊपर वाली टर्म पी है, पी से एरो दूर जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है, वी की ओर जा रहा है, तो हमने वी को यहाँ कांस्टेंट बनाया। तो यहाँ पर ये हमारा मैक्सवेल रिलेशंस होना चाहिए था, पर यहाँ पर ए ऑप्शंस में क्या हुआ, सब कुछ सेम है, बस माइनस का साइन नहीं है, और इसी वजह से ये ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले ऑप्शंस में, टी बाई पी वाले में। तो टी बाई पी वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा, डेल टी बाई डेल पी। तो डेल टी बाई डेल पी लिखा, इसमें भी ऊपर वाली टर्म्स क्या है, हमारा टी है, टेम्परेचर से एरो उसकी ओर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और कहां से आ रहा है, एस से आ रहा है, तो हमने एस को कांस्टेंट बनाया। टी बाई पी वाली साइड से जस्ट अपोजिट साइड जाते हैं, वी बाई एस की ओर, डेल वी बाई डेल एस, डेल वी बाई डेल एस। कांस्टेंट क्या लगाना है हमको डेल वी बाई डेल एस में, ऊपर वाली टर्म देखो वी से एरो उसकी ओर आ रहा है तो माइनस का साइन, कहां से आ रहा है, पी से आ रहा है, तो पी को हमने कांस्टेंट किया। ओके, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। एमएसक्यू था, एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, अभी आगे वाले ऑप्शंस को भी ट्राई करते हैं वो ठीक है या नहीं है। अगले वाले में नेक्स्ट में है एस बाई वी। एस बाई वी कैसे मिलेगा आपको, एस बाई वी यहां से ऐसे मिलेगा, डेल एस बाई डेल वी से, तो डेल एस बाई डेल वी, ऊपर वाली टर्म कौन है इसमें, एस से एरो उससे दूर जा रहा है तो प्लस का साइन है, कहां जा रहा है, टी की ओर एट कांस्टेंट टी। एस बाई वी के जस्ट अपोजिट साइड आए हम, जस्ट अपोजिट साइड आए तो यहां पर आएगा पी बाई टी, डेल पी बाई डेल टी। इसमें भी ऊपर वाली टर्म पी है, पी से एरो दूर जा रहा है, प्लस किसकी ओर जा रहा है, वी की ओर एट कांस्टेंट वी। ये भी हमारा एग्जैक्टली मैच कर गया इसके साथ, तो इस तरह से हमारा सी भी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब डी पर आते हैं, डेल एस बाई डेल पी, एस बाई पी, एस बाई पी कौन सा होगा, ये वाला, एस से पी की ओर, डेल एस बाई डेल पी, डेल एस बाई डेल पी, ऊपर वाली टर्म कौन है, एस से एरो दूर जा रहा है, प्लस किसकी ओर जा रहा है, टी की ओर एट कांस्टेंट टी, और एस बाई पी से जस्ट अपोजिट साइड वी बाई टी वाली है, तो इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। ऊपर वाली टर्म इसमें वी है, वी से एरो उसकी ओर आ रहा है, उसकी ओर आ रहा है तो माइनस का साइन, कहां से आ रहा है, पी से आ रहा है, तो ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी चीजें मैच कर रही है, बस ये क्यों यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये वाला भी हमारा गलत हुआ। तो ए और बी तो हमारे रॉन्ग है, और बी एंड सी ये हमारे करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, द टोटल एंट्रोपी एस एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए चेंजेस इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी। ये है हमारा, देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी या नहीं होगी, ये हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में पढ़ा है, और क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को भी आप किससे देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। ये हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाया, एस पी वी एन टी एच जी ए एंड यू, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर, लेक्चर को जरूर देखिए, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनिटी का। ओके, तो यहां से अब हम आते हैं किसकी फॉर्म में देखना है आपको, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए की फॉर्म में। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए की फॉर्म में किसकी, कांस्टेंट वी एंड टी पर था। नहीं अगर आपने अभी देखा है वो लेक्चर तो एक बार जरूर उसको देखिए, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी वाला थर्मोडायनेमिक का लेक्चर, तो उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, जो अपने आप हो सकती हैं, इनके लिए जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स होती हैं, ये सभी एनर्जी वाली टर्म्स का चेंज लेस देन जीरो आता है। ये हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में पढ़ा था।
और जितनी भी आपकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमारी ग्रेटर देन 0 आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। या स्पॉन्टेनियस को हमने दो नाम और पढ़े थे, इनको हम नेचुरल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। हमने ये भी सुना है कि नेचर की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। और नेचर में जो भी प्रोसेस होती है उसमें स्पीसीज की एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि जब ज्यादा एनर्जी होती है तो वो स्पीसीज अनस्टेबल होती है, तो वो अपनी कम एनर्जी वाली फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेस एनर्जी वाली स्पीसीज में कन्वर्ट होती है। तो ऐसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी डिक्रीज होती है, कम होती है, और इस डिक्रीज को हम लेस देन 0 भी बोलते, नेगेटिव बोलते, ठीक है। तो इसलिए हमारी जितनी भी आपकी एनर्जी वाली फॉर्म है, जैसे यहाँ पर ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए है, ये भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, तो ए भी क्या हो, डिक्रीज होगा, इसलिए डेल्टा ए का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आएगा। और ऐसा हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शंस में है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ए लेस देन 0। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हमारा क्या हुआ, सी ऑप्शंस हुआ। सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 2008 के एग्जाम्स में, तब अपना एग्जाम करा रहा था IISc, ये उसमें पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी कि डेल्टा जी। डेल्टा जी होता है जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है हमारा डेल्टा जी। जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ, कह सकते हो आप, समेशन ऑफ जी ऑफ रिएक्टेंट, सही है। तो डेल्टा जी का वैल्यू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा डेल्टा जी होता है। स्पॉन्टेनियस बोल दिया है, स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी लेस देन 0 आता है, लेकिन किस कंडीशन में, किस कांस्टेंट कंडीशन में आता है, ये आपने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी वाले केस में पढ़ा था कि जी की फॉर्म में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कांस्टेंट पी और कांस्टेंट टी पर होता है। तो कांस्टेंट पी अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो एक बार जरूर देखिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी वाला लेक्चर जरूर देखिए, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा। और किस कंडीशंस में आएगा, कांस्टेंट पी एंड टी पर आएगा। तो कांस्टेंट पी और टी का हमारा एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी IISc के एग्जाम में पूछा गया था, IISc 2012 का एग्जाम, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। A process is carried out at a constant volume and a constant entropy. It will be spontaneous. फिर से वही क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का ही आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है। उसमें हमने पढ़ा था क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में H, G, A एंड U की फॉर्म में डेल H एट कॉन्स्टेंट किस किस पर था, S एंड P पर लेस देन 0, डेल G किस पर आपका कॉन्स्टेंट P एंड T पर था लेस देन 0, डेल ए कांस्टेंट V एंड T पर था लेस देन 0, और डेल U एट कांस्टेंट S एंड V पर था लेस देन 0। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट एंट्रोपी, इनके बीच में तो हमारा U आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, डेल U एट कांस्टेंट S एंड V लेस देन 0। तो ये हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप एक बार वो वाला लेक्चर जरूर देखिए, इससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम ये, द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज, हमने कहा था डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन, चारों ही ग्रेटर देन 0 के। और फिर उसमें हमने कहा था जो डेल्टा एस होता है, ये डेल्टा एस यूनिवर्स का होता है। डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलकर बनता है। तो इसलिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो ये आप सॉरी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आता है। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा गेट 2000 का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो कि डेल्टा एस यूनिवर्स के बराबर होगा, उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ हमारा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये आपका सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, इक्वल ग्रेटर देन 0। अब आते हैं इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम अलोन। ठीक है, अब ये डेल्टा एस वाले के लिए, फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर फिर से बनाना पड़ेगा, SPVNT, और इसमें भी आपका डेल्टा एस वाले रिलेशन हमारे क्या थे, डेल्टा एस में यहां पर था हमारा HGAU। अगर आपने ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में ये आपको हमने बहुत अच्छे से बताया था कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 ही होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, उसके लेकिन कांस्टेंट क्या होगा, या तो U एंड V होगा या H एंड P होगा। तो या U एंड V का एक ही ऑप्शन है ये, डेल्टा एस एट कांस्टेंट U एंड V ग्रेटर देन 0, और दूसरा डेल्टा एस एट कांस्टेंट H एंड P पर भी हो सकता है, उस पर भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। पर यहाँ एक ऑप्शन है डेल्टा एस एट कांस्टेंट H एंड P लेस देन 0, तो इसलिए अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता तो ये भी ठीक हो जाता। अभी ये लेकिन लेस देन 0 है, इसलिए ये तो गलत हो गया और ये वाला इसका हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, ये हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसकी अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है वो हमें जीरोथ लॉ से मिलता है, जिसको हम लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो इसमें बस यही बोला है, द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कम्स फ्रॉम। तो ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये हमने जीरोथ लॉ में पढ़ा है, और ये क्वेश्चन हमारा ISC 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, इन एन एडियाबैटिक सिस्टम द वर्क डन टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम A to B इज, पहला ऑप्शन दिया है डिपेंडेंट ऑन पाथ फ्रॉम A to B, दूसरा ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फ्रॉम A to B, एंड सी ऑप्शन दिया है हमारा पाथ डिपेंडेंस इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेट्स A एंड B, एंड डी दिया है हमें पाथ डिपेंडेंस इज रिलेटेड टू बोथ स्टेट्स A एंड B एंड चॉइस ऑफ पाथ। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा था तब हमने कहा था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट में, तो आपने ये बोला था कि स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे वहां पर हमने ये पढ़ा था dq इक्वल्स टू du माइनस w। एडियाबैटिक सिस्टम्स के लिए या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq का वैल्यू 0 आता है, चेंज इन एंथैल्पी 0 आता है, जिससे चेंज इन हीट हमारा 0 आता है, ये आपका 0 हो जाएगा। du 0 इक्वल्स टू du माइनस w हो जाएगा, w को भी आपने इधर शिफ्ट किया तो w इक्वल्स टू du हो जाएगा। u हमने पढ़ा है स्टेट फंक्शन होता है, जिनकी वैल्यूज आपका स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं, और वही वैल्यू हमारा वर्क डन w के बराबर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में एडियाबैटिक सिस्टम्स के लिए W हमारा पाथ फंक्शन होता है, सॉरी स्टेट फंक्शन होता है, जो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो जनरली हमने तो पढ़ा है कि W हमारा पाथ फंक्शन होता है, लेकिन एडियाबैटिक सिस्टम्स के लिए W हमारा स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शंस हमारे इंडिपेंडेंट टू पाथ होते हैं। तो यहां से देखिए ए ऑप्शन में भी डिपेंडेंट ऑन पाथ, सी में भी पाथ डिपेंडेंस, डी में भी पाथ डिपेंडेंस, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये पाथ के इंडिपेंडेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फ्रॉम A to B। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा फॉर एन आइडियल गैस। ये हमने थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट वाले अपने लेक्चर जो था हमने उसमें किया था, कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, उसमें हमने 3 थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट पढ़े थे, एक अल्फा, दूसरा था बीटा, तीसरा था गामा। ठीक है, तो तीनों अल्फा बीटा गामा 3 कोफिशिएंट पढ़े थे। फिर हमने उनको आइडियल गैस के लिए निकाला था तीनों का वैल्यूज। अल्फा का वैल्यू आया था हमारा 1/T, बीटा आया था हमारा 1/P, और गामा आया था हमारा 1/T। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा अल्फा पूछा है, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/T। आइडियल गैस के लिए पूरा अच्छे से हमने निकाला हुआ है, आप थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट वाला वीडियो देख लीजिए, पूरा हमने वहां पे इसको सॉल्व किया हुआ है। अल्फा का वैल्यू भी निकाला था वहां पर, बीटा का वैल्यू भी निकाला है, और गामा का वैल्यू भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द टेम्परेचर ऑफ 54 ग्राम ऑफ वाटर इज रेज्ड फ्रॉम 15 डिग्री C to
75 डिग्री सी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द सिस्टम। और क्या क्या गिवन है हमको, गिवन CPM, इसको CPM भी बोलते हैं या सिंपली CP भी दे देता है। CP या CPM ये हमारा क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है। ये हमने हीट कैपेसिटी वाले लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। A है 4.5 किलो जूल, B है 13.5 किलो जूल, C है हमारा 9 किलो जूल और D है हमारा 18 किलो जूल। ये क्वेश्चंस गेट 2007 में पूछा गया है। अब हम इसके सॉल्यूशंस पर आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी में DH इक्वल्स टू NCP/dt होता है। तो N क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल, CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, n का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट ग्राम में डिवाइड बाय मोलर मास। तो अमाउंट हमें दिया है 54 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 54 ग्राम अमाउंट ग्राम में लिखा अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18, जिसका यूनिट होता है ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास की यूनिट ग्राम मोल इनवर्स भी होती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ग्राम को अगर आप कैंसिल कर दो, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल में बदल जाएगा। इस तरह से n का वैल्यू हमारा 3 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, और CP या CPM हमने कहा था, CP से भी रिप्रेजेंट करते हैं या CPM से। CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो ये CP, इसका वैल्यू भी हमको गिवन है 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और dt होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू चाहे तुम डिग्री C में निकालो या केल्विन में निकालो, दोनों में ही वैल्यूज हमारा वैल्यू सेम आता है, क्योंकि ये एक आपका डिफरेंस है। चाहे आप डिग्री C में निकालोगे तो भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा और केल्विन में निकालोगे तो भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। इसको हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। देखिए 75 डिग्री C, 15 डिग्री C, दोनों का डिफरेंस निकालोगे 60 डिग्री C। 75 डिग्री C को हमने 273 ऐड करके उसको केल्विन में बदलते हैं। ठीक है, डिग्री C को कभी भी आपको केल्विन में बदलना हो तो उसमें एक 273 वाला फैक्टर उसमें ऐड कर दें। वैसे तो एग्जैक्ट होता है 273.15 का, पर जनरली हम अप्रोक्सीमेट यूज कर लेते हैं उसका। 273 उसमें हमने ऐड किया, तो 75 डिग्री C प्लस 273 बन गया हमारा 348 केल्विन। ऐसे ही 15 डिग्री C प्लस 273 ये बन गया हमारा 288 केल्विन। दोनों को अगर आप डिफरेंस निकालेंगे ये आएगा 60 केल्विन। तो देखिए दो टेम्परेचर थे, डिग्री C में उनका डिफरेंस 60 डिग्री C, केल्विन में उनका डिफरेंस 60 केल्विन। तो जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो उसका वैल्यू चाहे डिग्री C हो या केल्विन हो, देखिए यहाँ पर डिग्री C में डिफरेंस 60 डिग्री C और मैंने इसी को 60 केल्विन भी लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम टेम्परेचर की वो यूनिट यूज कर रहे हैं जो उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, और टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट हमारी केल्विन होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर केल्विन यूज किया। ओके, तो यहाँ पर मोल है, यहाँ मोल इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ केल्विन है, यहाँ केल्विन इनवर्स है, ये कैंसिल है, ओनली जूल बचेगा। और इन सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करोगे 3 × 75 × 60, इससे ये मिलेगा हमारा 13500 जूल। जूल में आएगा, सिर्फ जूल ही बचा है, बाकी तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जूल को भी किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से हमने डिवाइड किया 13.5 किलो जूल आया। ओके, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2007 में पूछा गया है।